हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज एटम एंड न्यूक्लियर। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सबसे इजी टॉपिक भी है और आपका स्कोरिंग भी है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। हमें जो यहाँ पर स्टार्ट करने हैं वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो रदरफोर्ड नेम से नहीं पूछते हैं। दिस इज कॉल्ड गेजियर एंड मार्टसन एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड experiment is also called Geiger and Marsden experiment। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया, लाइक दिस इज द एटम और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दिस इज कॉल्ड एटम और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम बोलते हैं द पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। यहां से हमें अल्फा पार्टिकल से हमें बम्बार्डिंग करनी है। बम्बार्डिंग करते हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट बैक सेम पाथ पर होते हैं। इसका मतलब हम बोलेंगे तो स्कैटरिंग एंगल वहां 180 डिग्री के बनते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके लेस देन 180 डिग्री एंगल पर, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल पास भी कर जाएगा, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां से स्कैटर करके लेस देन 90 डिग्री पर भी जाएंगे। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है, देयर इज सम हैवी बॉडी, देयर इज व्हेन an alpha particle, when an atom is bombarded by alpha particle, some alpha particle will strike and reflect back on the same path। Results, क्या रिजल्ट आ रहा है, देयर इज सम हैवी बॉडी inside the atom and this is called nucleus। some alpha particle will pass through the atom। कुछ अल्फा पार्टिकल एटम से पास करेगा। इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, देयर इज सम एम्प्टी स्पेस। सम अल्फा पार्टिकल will scatter। इससे हमें रिजल्ट मिल रहा है, अल्फा पार्टिकल and the charge on the nucleus both are positively charged। तो हमें यहां से क्या रिजल्ट मिल रहा है,
जब 180 डिग्री का स्कैटरिंग हो रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल यहां से पास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम स्कैटरिंग एंगल कम होती जाती है तो हमें एम्प्टी स्पेस ज्यादा मिलेगा। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिलना है कि स्कैटरिंग एंगल से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहा है वो स्कैटरिंग एंगल के साथ इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि एंगल डिक्रीज हो रहा है, एम्प्टी स्पेस मिलता जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा वहां से पास कर जाएगा। स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू कम होता जा रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बढ़ेगी। स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम होता जाएगा। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिलना है, जिसे मैं मिटा रहा हूं। यहां से हमें जो रिजल्ट मिल रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज स्कैटर्ड और पासिंग थ्रू द एटम, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल passing through an atom is inverse of a scattering angle। तो अगर हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल का ग्राफ प्लॉट करें, अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल का ग्राफ, स्कैटरिंग एंगल, तो ये ग्राफ हाइपरबोलिक नेचर है, क्योंकि स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम होता जाएगा। क्लियर है? मिटा दें। यहीं से एक टर्म आता है, इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर विच इज डिनोटेड बाई ए। अब यहां डायग्राम से समझना है। दिस इज एन एटम एंड दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। एक अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से सेंट्रल लाइन के पैरेलल हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो पैरेलल प्रोजेक्ट करेंगे तो अगर न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल अगर वेरी फार है तो जैसे हम पैरेलल प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैसे ही वो पैरेलल मूव करेगा। लेकिन जैसे से न्यूक्लियस के पास आएगा, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिवली, और ये पार्टिकल स्कैटर करने लगेगा। मीन्स इनिशियली ये पैरेलल मूव करेगा, जैसे जैसे पास आएगा इसके बाद ये ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने लगेगा। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंट्रल लाइन, दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर को फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the velocity vector and the central line when the alpha particle is at very far distance from the nucleus and when it approaches, it follows. Approaches means approach towards the nucleus, it follows the trajectory. ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ इज पैराबोलिक, और ये एंगल ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जेड, के इन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जेड इंटू कॉट जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाई काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए फॉर्मूला होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर दिस इज इक्वल टू जेड इंटू ई स्क्वायर, सॉरी इसको एक मिनट, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाई काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से हमें देखना है कि लाइक फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या लिया कि जब चार्ज पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल दिस इज वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इस न्यूक्लियस के चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम पैरेलल प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पैरेलल ही मूव करता रहेगा। जब सम डिस्टेंस क्लोज टू द न्यूक्लियस आएगा तो ये रिपेल कर देगा और पाथ ट्रैजेक्टरी फॉर्म हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो ए इम्पैक्ट पैरामीटर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से हम ये चेक करते हैं कि लाइक अगर ये अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन के पैरेलल अगर हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर अगर सेंट्रल लाइन के पैरेलल है तो स्कैटरिंग एंगल थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? 180 डिग्री। व्हेन the alpha particle is on the central line, तो थीटा इज 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका मतलब 180 डिग्री पर कोई अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो पाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। जब हम अल्फा पार्टिकल को सेंट्रल लाइन के पैरेलल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें एंगल 180 डिग्री मिलनी चाहिए। लाइक हम ए की वैल्यू, अगर ये अल्फा पार्टिकल यहां आ गई तो ए 0 हो गया। ए 0 मीन्स कॉट ऑफ थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब हो गई कॉट ऑफ पाई बाई 2, कॉट 90 डिग्री, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गई कि ये फॉर्मूला हमारा वेरीफाइड है कि अगर हम ए की वैल्यू 0 हम लेते हैं तो थीटा की वैल्यू स्कैटरिंग एंगल, इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल वो सेंट्रल लाइन के पैरेलल प्रोजेक्ट करेंगे तो स्कैटर होकर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर नॉर्मली हमारा डिफाइन हो गया कि वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल लाइन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब तक फॉलो करेगा जब तक ये न्यूक्लियस के क्लोज नहीं आ जाए, क्योंकि रिपल्सन के फोर्स होगा फिर वो ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब हम आ जाए, एक टर्म आता है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस के साइज को कैसे डिफाइन करेंगे ये मैं मेथड बता रहा हूं। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, this is also called size of nucleus। साइज ऑफ न्यूक्लियस को हमें कैसे डिफाइन करना है? हमने एज्यूम कर लिया कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होता है, जेड इंटू ई। अभी हमने न्यूक्लियस के साइज को डिफाइन नहीं किया, हमने ये लिखा ना कि न्यूक्लियस के अंदर में कितने चार्ज होगा। तो जेड इज एटॉमिक नंबर और प्लस ई मींस चार्ज ऑन द प्रोटॉन बिकॉज न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो टोटल न्यूक्लियस में चार्ज होगा जेड इंटू ई, और एक अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से हम यहां से प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहां पर इस पॉइंट पर इसे काइनेटिक एनर्जी होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब ये अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा, लाइक यहां आ गए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अल्फा, और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 0 होने के बाद ये रिटर्न हो गए। तो जिस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इस चार्ज से इस डिस्टेंस को
दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और इसी को हम बोलते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये आर डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यहां पर दिस काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूक्लियस में चार्ज है Ze, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है 2 into E अपॉन R। दोनों एनर्जी को इक्वेट कर लो, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। यहां पर टोटल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, यहां पर टोटल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z into E into 2E अपॉन R, मीन्स हाफ m अल्फा, इसको हम ke अल्फा भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये आएगा k 2ZE स्क्वायर बाई R। तो यहां से हम R की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, ये R ऐसे लेंगे तो ये भी R ऐसे नोटेशन है, तो यहां से हम R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2kZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। This is called distance of the closest approach. This is also equal to size of the nucleus. नेक्स्ट हमें अब आना है इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जैसे गोल्ड के केस में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि गोल्ड में डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर गोल्ड, तो गोल्ड के लिए Z की वैल्यू होता है 79, ये क्वेश्चन में दिया होगा। और काइनेटिक एनर्जी, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देखोगे तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें R की वैल्यू निकालना है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 10⁻⁻13 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल कन्वर्ट इनटू जूल, ये जूल में कन्वर्ट हो गई। अब हमें R कैलकुलेट करना है, तो 2 K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁻9 इनटू Z, गोल्ड के लिए 79 इनटू E, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो 1.6 10⁻19 टू द होल स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी इज 7.7 1.6 10⁻13 से डिवाइड कर दिया, तो यही R की वैल्यू हमें मीटर में मिल जाएगी। R इज इन मीटर, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हमें आना है मेन बोर्स पोस्टुलेट पर, तो ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का एग्जांपल का ही है। नेक्स्ट इज बोर्स पोस्टुलेट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्स पोस्टुलेट का आपको एग्जाम में थ्योरी पूछा जाता है। बोर्स पोस्टुलेट first postulate is when an electron, E minus means electrons, is revolving in an orbit, the force of electrostatics is balanced by the force of centripetal। अब इसको समझना है, लाइक न्यूक्लियस और एक एटम है, ये एटम है, न्यूक्लियस में चार्ज है प्लस ऑफ Z, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है mv²
where r is the radius of an orbit. तो ये दोनों फोर्स बैलेंस है, तभी हम बोलते हैं कि एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. The force of electrostatic force of centripetal 1/4 pi epsilon naught ZE न्यूक्लियस के चार्ज इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्विंग साइन नहीं ले रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिनोट फोर्स इज अ वेक्टर एंड द साइन डिनोट द डायरेक्शन, तभी हमने साइन नहीं लिया. अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. दिस इज कॉल्ड k. एक r से r कैंसिल हो गए. k z e स्क्वायर बाई r इज mv स्क्वायर. अब यहां पर हम क्या कर लें, हाफ से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लो. हाफ mv स्क्वायर दिस इज इक्वल टू k z e स्क्वायर बाई 2r. इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. अब हम सेकंड पोस्टुलेट पर आते हैं. सेकंड पोस्टुलेट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. सेकंड पोस्टुलेट में इट्स एंगुलर मोमेंटम is conserved. एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं. दिस इज इक्वल टू mvr, ये nh अपॉन 2 पाई. इक्वेशन सेकंड. यहां से अगर हम v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो nh अपॉन 2 पाई m इंटू r, और इस v की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी में रखेंगे. इसे हम इक्वेशन सेकंड ले लें. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r. 2 से 2 कैंसल. m v इज n h अपॉन 2 पाई m r का होल स्क्वायर k z e स्क्वायर बाई r. दिस इज इक्वल टू m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर मीन्स k z e स्क्वायर बाई r. एक r से r कैंसिल, एक m से m कैंसिल हो गया, तो हमें r की वैल्यू मिल गई n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m इंटू के जेड ई स्क्वायर. ये हमें रेडियस के लिए फॉर्मूला मिल गया. अब यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करें तो r दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर. h दिस इज इक्वल टू 6.63 माइनस ऑफ 34 जूल इंटू सेकेंड. m इज 9.1 माइनस ऑफ 31 kg. k इज 9 इंटू 10 टू पावर 9. z इज 1. e इज 1.6 10 टू पावर माइनस 19. वैल्यू पुट कर लो तो r दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, h इज 6.63 माइनस ऑफ 34 टू द होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इज 10, m इज 9.1 माइनस ऑफ 31, k इज 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू, अगर हमें z की फॉर्म में लेना है, वैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा तो z की वैल्यू 1 इंटू e इज 1.6 10 टू पावर माइनस 19 टू द होल स्क्वायर. अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट हमें r के लिए मिलेगा. r दिस इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z.
ये हमें आर के लिए फॉर्मूला। अब हमें ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो z की वैल्यू 1 रखेंगे, हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड में अगर हमने जब r की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो हम v की वैल्यू कैलकुलेट करें फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, v इज nh अपॉन 2 पाई m इंटू r। n into h is 6.63 10 raised to power minus 34 upon 2 into pi is 3.14, m is 9.1 minus of 31 into r is 0.53 angstrom 10 raised to power minus 10 into n square upon z। एक n से n कैंसिल हो गई तो v की वैल्यू आएगा 2.2 10 raised to power 6 अपॉन n into z, दिस इज इक्वल टू v। यहां से मैं वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। थर्ड पोस्टुलेट, यहां से v का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद v का फॉर्मूला आपको याद रखना। अब n और z की वैल्यू पुट करते जाओ, v की वैल्यू आपको मिलेगा। थर्ड पोस्टुलेट में हम आ जाए, when an electron is revolving in an orbit, its total energy is conserved। Total energy, which is sum of potential energy plus of kinetic energy. Potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught। न्यूक्लियस में चार्ज है Ze, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 by 4 pi epsilon Z into E स्क्वायर बाई आर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लें तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिया था, एंड दिस इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम के लेते हैं तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर, दिस इज द पोटेंशियल। काइनेटिक इज के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, means total energy is minus kz e square by r plus of kz e square by 2 minus of kz e square by 2r, this is equal to total energy। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम माइनस साइन को रिमूव करें तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाए। अगर हम यहां से 2 को रिमूव कर दें तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। नोट कर लीजिए। अब यहां से हम टोटल एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एच 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू जेड इंटू ई एच 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 टू द होल स्क्वायर बाई 2 इंटू आर इज 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो जेड ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा जूल में। अगर हम इसी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 टू द होल स्क्वायर 2 इंटू 0.53 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 इंटू एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस, अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए
तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल, अगर 1.6 10⁻⁻19 से हमने डिवाइड कर दिया तो दिस विल कन्वर्टेड इनटू 13.6 बाई n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द टोटल एनर्जी। तो ये 3 पोस्टुलेट है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे तुम्हें पूछेगा when an electron is revolving in an orbit then prove that the radius of the orbit is directly proportional to n square total energy inverse of n square। ये आपको डिराइव करने के लिए आएगा। नेक्स्ट हम आ जाए स्पेक्ट्रम सीरीज पर। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम सीरीज। स्पेक्ट्रम सीरीज फर्स्ट इज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कब एप्लीकेबल है? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जब भी बोलेगा तो n = 1 टू अदर एक्साइटेड स्टेट means n1 is 1, n2 is 2, 3, 4, 5, 6, so on. 1 by lambda, this is equal to r 1 by n1 square minus of 1 by n2 square। ये लैम्डा का मतलब क्या है कि जैसे ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के मतलब हो गई n की वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 4। तो ग्राउंड स्टेट टू अदर स्टेट में ले जाने में जो एनर्जी यूज हो रहा है उस स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ हमें गिवन है। देखते हो 1 ऑर्बिट 1 अदर, यहां से n1 n2 n3 की वैल्यू हम पुट करेंगे। r दिस इज कॉल्ड रिगबर्ड कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अगर यहां से हमें 1 ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट टू अदर स्टेट में मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई इज hc बाय लैम्डा। अब 1 बाय लैम्डा की वैल्यू h इंटू सी इंटू 1 बाय लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर लें तो 1 बाय लैम्डा होगा r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय n2 स्क्वायर। और h इंटू सी का रिजल्ट आप याद रखो, h is 6.63 10⁻⁻34, c is 3 into 10⁸ ये दोनों हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अराउंड 2 into 10⁻⁻25। ये वैल्यू हम पुट करें, रिगबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगा, n1 n2 की वैल्यू हमें नोन है। हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कैलकुलेट करने, लैम्डा कैलकुलेट करना है तो लैम्डा कैलकुलेट कर लें। अब इसी में क्वेश्चन आता है लाइक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज मीन्स n1 is equal to 1, n2 is infinity। तो 1 by लैम्डा कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट के लिए। r n1 is 1, n2 is infinity मीन्स r। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट होता है इज 1 by r। r एक बार कांस्टेंट का हमें वैल्यू नोन है। अगर इसमें पूछता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज तो n1 is 1, n2 is 2 means 1 by lambda longest r n1 is 1, n2 is 2। This is equal to r 2 4 minus 1 is 3 by 4। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें 4 by 3। सेकेंड इज बाल्मर सीरीज। सेकेंड स्पेक्ट्रम लाइन इज बाल्मर सीरीज लाइन। बाल्मर सीरीज
बाल्मर सीरीज यूज होता है फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द अदर स्टेट, मीन्स n1 is 2, n2 is 3, 4, 5, 6, so on. तो 1 by lambda r n1 square minus of n2 square, r n1 is 2, n2 is n2 square, n2 की वैल्यू आप पुट करते जाओ, लाइक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू अदर स्टेट, n2 is 3, 4, 5, 6 आप वैल्यू पुट कर सकते हो। इससे आप एनर्जी कैलकुलेट करो तो Hc by lambda, Hc की वैल्यू हमें नोन है 2 into 10 to the power minus 25, 1 by lambda is r 1 by 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ n2 का स्क्वायर। अब इसी में क्वेश्चन ये भी पूछता है लाइक h अल्फा, पहले मैं शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताता हूं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइन बाल्मर सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। अगर हमें शॉर्टेस्ट चाहिए तो n1 की वैल्यू 2, n2 इज इंफिनिटी, 1 by lambda shortest is r, n1 is 2 का स्क्वायर, n2 is infinity, this is equal to r by 4, तो lambda shortest this is equal to 4 by r। अगर हमें लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज 1 बाई, तो n1 की वैल्यू लेना है 2 और n2 इज 3, तो 1 बाई लैम्डा लॉन्गेस्ट r, n1 इज 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। अगर हम आ जाए नेक्स्ट इज पास्कल सीरीज, next third is Paschen series। Paschen series from second excited state to other state, इसमें हम Paschen series को यूज करते हैं। मीन्स n1 is equal to 3, n2 is 4, 5, 6, 7, 8, so on। Shortest 1 by lambda is r, n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्कल series means n1 is 3, n2 is infinity, तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 by lambda shortest is r, n1 is 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ इंफिनिटी मीन्स r by 9, यहां से हम लैम्डा कैलकुलेट कर लें। लॉन्गेस्ट सीरीज, लॉन्गेस्ट के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ in Paschen series means n1 is equal to 3 and n2 is 4, तो 1 by lambda longest is r, 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है तो Hc इंटू 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी हमें 1 एक्साइटेड स्टेट टू अदर एक्साइटेड स्टेट में मिल जाएगी।
Next is fourth is bracket series. Fourth is bracket series. Bracket series from third excited state. Third excited means n की वैल्यू 4 to the other state. Means n1 is 4, n2 is 5, 6, 7, 8, so on. 1 by lambda is r, n1 square minus of 1 by n2 का square. This is equal to, अगर इसी में हमारा होता है एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है वन ऑर्बिट टू अनदर, तो आर एनर्जी इज hc by lambda, hc into r 1 by n1 square minus of n2 square. नेक्स्ट इज फंड सीरीज. अगर इसी में हम शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पहले लेते हैं. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज means n1 is equal to 4, n2 is infinity. तो 1 by lambda shortest is equal to r, n1 is 4 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर. अगर इसी में हमें आता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n, तो n2 की वैल्यू हम यहां पर क्या पुट करेंगे, r 16 माइनस ऑफ इन्फिनिटी r by 16. यहां से हमें लैम्डा शॉर्टेस्ट मिल जाएगा. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ in bracket series means n1 is 4 and n2 is 5. 1 by lambda longest is equal to r 1 by 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 by 5 का स्क्वायर. एंड द लास्ट इज फंड सीरीज. Fifth is fund series from fourth excited state to other state. Means n1 is 5, n2 is 6, 7, 8, 9, so on. 1 by lambda is r, n1 square minus of n2 का स्क्वायर. अगर इसी में हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है hc by lambda, lambda is 1 by lambda is r, n1 के स्क्वायर माइनस ऑफ n2 स्क्वायर. नेक्स्ट, अगर इसमें हमें कंडीशन शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के लिए चाहिए. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ in fund series means n1, this is equal to 5, n2 is infinity. So 1 by lambda shortest, this is equal to r, n1 is 5 square minus of infinity, r by 25. Longest wavelength in fund series is equal to n1 is 5,
N2 is 6. 1 by lambda longest r 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, कभी पूछता है H अल्फा सीरीज, H अल्फा इन लाइमन सीरीज, H अल्फा इन लाइमन सीरीज, H अल्फा इन लाइमन सीरीज, इसका मतलब N1 is 1, N2 is 2। H अल्फा इन बाल्मर, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, N1 is 2, N2 is 3। H अल्फा इन पास्चन means N1 is 3, N2 is 4। H alpha in bracket N1 is 4, N2 is 5। H alpha in fund N1 is 5, N2 is 6। अब क्वेश्चन इसमें आता है प्रूव दैट, क्लासिकल फिजिक्स से आता है, प्रूव दैट the circumference of, ये बोर्ड का पूछा हुआ है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, circumference of an orbit is directly proportional to the de Broglie wavelength MVR NH upon 2 pi means 2 pi R, 2 pi MVR NH means 2 pi R into MV NH means यहां से हम लेंगे 2 pi R NH by MV और H upon MV is lambda means 2 pi R directly proportional to lambda means circumference is directly proportional to lambda is the de Broglie wavelength। तो हमारा एटम्स के सिलेबस में इतने ही टॉपिक हैं। अब हमें स्टार्ट करना है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में हमें स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डिफाइन करते हैं न्यूक्लियाई को, एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर और इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, sum of number of proton and neutron means A is number of proton plus number of neutron, number of proton is Z, number of neutron, the number of neutron is equal to A minus of Z। यह कन्वर्जन आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻16 जूल, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 माइनस of 13 जूल, एक होता 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इट्स वैल्यू इज 1.67 माइनस of 27 की।
ये सब कन्वर्जन में यूज हुआ न्यूमेरिकल के लिए। एमयू को केजी के फॉर्म में दिस होता है, और इसी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन के लिए हम इसे डायरेक्टली 931.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 931.5 से? तो वी नो दैट एनर्जी दिस इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मास हमें गिवन है 1.67 10⁻⁻27, c is the speed of light, 3 into 10⁸ to the whole square, ये जूल में कन्वर्ट होगा। अगर हमें इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें कितने से डिवाइड करना है? 1.6 10⁻13, 1.67 10⁻⁻27, 3 3 जा 9, 8 8 जा 16 divided by 1.6 minus of 13, this is equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स कन्वर्जन में हमें याद रखना है 1 AMU दिस kg इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कन्वर्जन। नेक्स्ट हमें एक टर्म इसमें आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर and different mass number isobar same mass number and different atomic number। Isotones means same number of neutrons. This is called isotones। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर आ जाएं। ये सब तो बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसको कन्वर्जन में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसको यूज आएगा। सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस फर्स्ट हमें डिराइव करना होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मींस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर टोटल चार्ज होता है जेड, ये पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम देखें तो टोटल पार्टिकल, टोटल चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो जेड, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हम देखें तो ये होता है ए इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मींस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस के रेडियस को आर से डिनोट किया। अब न्यूक्लियस के अंदर जितनी ज्यादा पार्टिकल होगी उसकी साइज उतनी ही बड़ी होगी, जितनी कम पार्टिकल होगी साइज उतनी ही छोटी होगी। तो इसका मतलब जो इसकी साइज है इसकी वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का मतलब हो गई रेडियस, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to mass number. Volume is 4/3 pi r cube, directly proportional to A. Directly proportional to A means r cube directly proportional to A. R directly proportional to A की power 1/3 means R this is equal to R naught A to the power 1/3, where R naught this is called
empirical constant. Empirical constant क्या होता है? This is the smallest size of the nucleus. Empirical constant is the empirical constant is the smallest size of the nucleus. स्मॉलेस्ट साइज का मतलब हो गया आर नॉट, स्मॉलेस्ट रेडियस 1.2 10⁻⁻15 मीटर, इसी को हम बोलते हैं फर्मी मीटर। तो r इज r नॉट a टू द पावर 1/3, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो r इज r नॉट a टू द पावर 1/3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट of mass number। अगर हम देखते हैं ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं उसको हम आइडेंटिकल कंसीडर करते हैं। ऑल द पार्टिकल inside the nucleus is identical। identical क्या है? तो identical in mass। small m mass of each particle, big M total mass, total number of particle, big M, M into A, where A is the total number of particle। तो total mass of the nucleus is M into A। तो density of nucleus is rho is total mass upon volume of nucleus। total mass is m into a, volume of the nucleus is 4/3 pi r cube। this is equal to 3/4 ma by pi, r is r naught a to the power 1/3 का क्यूब। तो रो डेंसिटी इज 3/4 ma बाई पाई आर नॉट का क्यूब ए से ए कैंसिल, और आर नॉट का क्यूब हो गया ए से ए कैंसिल हो गया, 3/4 m बाई पाई आर नॉट का क्यूब। 3/4 मास इच पार्टिकल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 10⁻⁻27 अपॉन पाई आर नॉट इज 1.2 10⁻⁻15 का क्यूब। तो यहां से हम डेंसिटी कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, डेंसिटी इज 3/4 इंटू 1.67 10⁻⁻27 अपॉन पाई इंटू 1.2 10⁻⁻15 का क्यूब। This is approximate 2.2 10⁻17 kg, 2.29 हम लेते हैं पर मीटर क्यूब। एक तो हमें यहां से रिजल्ट मिल गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, क्योंकि ए से ए कैंसिल होगी तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। और न्यूक्लियस का डेंसिटी फिक्स होती है, इसकी वैल्यू 2.29 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस।
नेक्स्ट हम आ जाए मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। Mass defect, this is also called loss of mass, which is denoted by delta m। इसके लिए दो कंडीशन होगा। फर्स्ट में इफ द इक्वेशन इज गिवन, देन मास डिफेक्ट, इक्वेशन में लेफ्ट साइड होता है रिएक्टेंट और राइट साइड होती है प्रोडक्ट। तो अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। इफ द इक्वेशन इज नॉट गिवन, देन डेल्टा एम मास डिफेक्ट, इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तुम्हें क्वेश्चन में मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन होगा, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन होगा। एम्प्टी अगर हमने ले लिया, दिस इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जेड, मींस टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन इज दिस। न्यूट्रॉन कितना होता है तो a माइनस जेड इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और m सफिक्स में स्मॉल n मींस मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज इक्वल टू डेल्टा m। तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। अगर इक्वेशन गिवन है तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। इफ द एक्सप्रेशन इज नॉट गिवन, देन टोटल मास डिफेक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। नेक्स्ट इसी में टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, बाइंडिंग नेम से भी क्लियर है, न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जितना बाउंड करने के लिए रिक्वायर्ड होगा उतना तो ब्रेक करने के लिए भी मिनिमम उतनी रिक्वायर्ड है। तो हम लिखेंगे इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू bound the nucleus, means nucleus, nucleons, या break the nucleons। तो बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, ये जूल में होगा तभी हम लेंगे जूल में। If delta m is in kg and c, this is called speed of light, तो ये जूल में आ जाएगा। अदरवाइज बाइंडिंग एनर्जी दिस इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू 931.5, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, तभी होगा जब डेल्टा m इज इन AMU एटॉमिक मास यूनिट में होगी, तो इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल कन्वर्टेड इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिस इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी बाय नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्राफ जो एनसीईआरटी में हमें गिवन है उस ग्राफ को आपको रेफर करना है। लाइक रफ में एक आइडिया दे दूं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, इसका मैं एक रफ आइडिया दे दूं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो y एक्सिस में हम लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
न्यूक्लियॉन, और एक्स एक्सिस में मास नंबर लेते हैं। यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहां मास नंबर एक्स एक्सिस में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स 0, 2, 4, 6, 8, 10, और यहां हम लेते हैं लाइक 50, 100, 150, 200, 250, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करो। ब्लॉक में अगर ड्रॉ करो तो तुम्हें इजी होगा याद करना, एलिमेंट को मार्क करना। और ये लाइन ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे ड्रॉ, ऐसे ड्रॉ, ऐसे ड्रॉ। अब हाइड्रोजन आइसोटोप्स, स्मॉलर न्यूक्लियस H12, H13, हीलियम 24, उसके बाद यहां से ऐसे ग्राफ जाएंगे, ऐसे ग्राफ है। लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एक 16, एक 18, उसके बाद इंडियम या आयरन, यहां पर हम आयरन लेंगे, और यहां पर हम यूरेनियम लेते हैं। आपको बुक से ज्यादा रेफर करना है, एग्जैक्ट इसमें एलिमेंट को मार्क करना है। तो नॉर्मली इस ग्राफ से एक रिजल्ट मिलता है कि स्मॉलेस्ट जो न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी लेस है। स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस के लाइक स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस like mass number less than 25 has less binding energy. Binding energy, mass number between 50 to 120, mass number between this and this. The average value of binding energy is 8.5 mega electron volt, and the highest value of binding energy is 8.8 mega electron volt for iron. As the next point इसमें लेते हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया, ये दूसरे पॉइंट ये हो गया। थर्ड में अगर हम लेंगे तो दो टाइप के पीक हैं, एक हाईएस्ट पीक, एक लोएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक denote the stable nucleus, and the lowest peak denote the unstable nucleus. Highest peak means stable, lowest peak means unstable. नेक्स्ट हमें एक पॉइंट लेना है, as the mass number increases, binding energy per nucleon decreases. एग्जाम्पल में हम लेते हैं यूरेनियम 238। यूरेनियम मास नंबर है 238, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इसके न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा पार्टिकल होगा न्यूक्लियस के साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। जैसे सेपरेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगी।
तभी हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स तभी डेवलप होता है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल कर जाए। तो फेल कब करेगा? जब न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन वेरी स्मॉल 10⁻⁻15 में फॉर्मी मीटर में होती है। तो साइज ऑफ द मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन जैसे ही टेंस टू 0 हो गई तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल कर जाएगा, तो एक न्यू फोर्स डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स वीक कब होगा? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रांग होगा। इसका मतलब न्यूक्लियंस के बीच का सेपरेशन बढ़ गई, चार्ज तो चार्ज का इफेक्ट बढ़ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गई। तभी हम बोलते हैं कि यूरेनियम क्या है, लेस स्टेबल है। तभी यहां से हमेशा रेडिएशन निकलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम बता दें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक, न्यूक्लियर फोर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, strongest force in nucleus, in nature is the nuclear force. Nuclear force acts between proton between proton and neutron, between neutron and neutron मीन्स न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट कर रहा है, बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इससे यहां पर एक रिजल्ट है कि न्यूक्लियर फोर्स इज independent of the nature of the charge. Fourth, it is a short range force. Short range force means applicable for a small distance. Fifth, variation of potential energy with the separation of nucleons. Potential energy, mega electron volt, separation of nucleons, और इसकी ग्राफ का नेचर दिस होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ओरिजिन है, एंड दिस डिस्टेंस इज 0.8 Fermi meter. If the separation is less than 0.8 Fermi meter, a strong repulsive force act. repulsive force हम कैसे लेंगे अभी मैं बताऊंगा इसका डायग्राम से। And if the separation is more than 0.8 Fermi meter, a strong attractive force act. इसको समझना है तो बहुत इजी है, स्प्रिंग बॉल एक्सपेरिमेंट से समझे। अगर सेपरेशन को हम कम करते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन अगर हम सेपरेशन को बढ़ा दें तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो सेपरेशन अगर 0.8 से कम हम लेते हैं, फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, सेपरेशन 0.8 से कम करेंगे तो रिपल्सन का फोर्स होगा, सेपरेशन मोर देन 0.8 तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा।
ठीक है, तो हमारे सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस में एटम न्यूक्लियाई में इतनी ही है। ओके, ऑल द बेस्ट।